हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम जियोग्राफी के एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये वो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है और इसके बारे में लोगों को बहुत कम और आधी अधूरी सी मिक्स्ड नॉलेज, आप कह सकते हैं कि एक मिली जुली सी जानकारी है लोगों के पास। तो ये मिली जुली जानकारी को सेपरेट करते हुए सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो टॉपिक है हमारा वाटर प्रिसिपिटेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन होता क्या है और इसके टाइप्स क्या है, इसके फॉर्म्स क्या है। बहुत सारे लोग प्रिसिपिटेशन और रेन को एक मान लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली लाइन में क्लियर कर दूं कि प्रिसिपिटेशन और रेन दोनों अलग चीज है, और जब हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि प्रिसिपिटेशन और रेन में क्या अंतर है। वैसे प्रिसिपिटेशन को हिंदी में वर्षण बोलते हैं और रेन को वर्षा बोलते हैं, तो कई बार थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं, खास करके हिंदी वाले वर्ड में वर्षण और वर्षा। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है, लिखने में भी अलग है और इसके मीनिंग भी अलग है, कॉन्सेप्ट भी अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिसिपिटेशन क्या है और उसके फॉर्म्स क्या हैं। तो प्रिसिपिटेशन क्या है, एक लाइन की सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन ये कहती है कि बादलों से जो पानी बरसता है, जो गिरता है, उसी को हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। यानी कि बादलों से डिफरेंट फॉर्म्स में पानी के जो डिफरेंट फॉर्म्स है, जो हमें क्लाउड से गिरते हुए नजर आते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म्स ही प्रिसिपिटेशन कहलाते हैं। प्रिसिपिटेशन इज द फॉलिंग ऑफ वाटर। ये पानियों का गिरना है। कहाँ से गिरना है? स्काई से डिफरेंट फॉर्म्स में गिरना। हम लोगों ने देखा है रेन है, स्नो है, स्लीट है, हेल है। ये क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर से, यानी हमारे क्लाउड से ये गिरना शुरू करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, क्लाउड से जो ड्रॉपलेट्स नीचे की ओर आ रहे हैं ग्राउंड सरफेस पे, यही हमारा प्रिसिपिटेशन कहलाता है, जिसे हम वर्षण कहते हैं। Precipitation take place whenever any or all forms of water particles fall from these high level of the atmosphere and reach the earth surface। यानी precipitation एक वैसा प्रोसेस है, ये वैसी घटना है, ये एक नेचुरल घटना है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है ये। तो प्रिसिपिटेशन एक ऐसा एटमॉस्फेरिक फेनोमेना है जब पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में हाई लेवल से ऑफ एटमॉस्फेयर के, यानी कि जो हमारा वातावरण है, उस एटमॉस्फेयर से नीचे की ओर गिरते हैं, अर्थ सरफेस पे गिरते हैं। ये ड्रॉपलेट्स डिफरेंट फॉर्म में जब गिरना शुरू करते हैं, इस डिफरेंट फॉर्म्स को ये हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। और हम आगे की स्लाइड में जानेंगे व्हाट आर दीज डिफरेंट फॉर्म्स और प्रिसिपिटेशन का प्रोसेस क्या है। तो आइए अब हम जानते हैं कि प्रिसिपिटेशन का प्रोसेस क्या है, ये कौन सा प्रोसेस है जिससे प्रिसिपिटेशन होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो प्रिसिपिटेशन होता कहाँ पे है? क्लाउड में होता है, ठीक है। क्लाउड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वाटर साइकिल पता ही होगा आपको, ठीक है। तो क्लाउड का जब फॉर्मेशन होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होने लगते हैं? जब कंडेंस होता है, क्लाउड बनता है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जब वो लार्ज होना शुरू कर देते हैं, यानी कि बार बार एवोपोरेशन से उस क्लाउड में एक्यूमुलेशन होने लगता है वाटर वेपर्स का, और एक्यूमुलेट होने की वजह से ये जो वाटर वेपर्स हैं ये हैवी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कन्वर्ट होने की वजह से जब हैवी हो जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक लेयर उसको होल्ड करके नहीं रख पाती है, जिस वजह से ये जो हैवी ड्रॉप्स हैं ये क्या करते हैं? दे फॉल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ पर गिरने लगते हैं। तो इन्हीं का गिरना क्या कहलाता है? इन्हीं का गिरना कहलाता है प्रिसिपिटेशन। और ये डिपेंड करता है अल्टीट्यूड्स के ऊपर। तो देखिए, क्लाउड जो है, जब ठंडे क्लाउड्स है, अगर हम हायर अल्टीट्यूड में जाते हैं दोस्तों, क्लाउड एंड क्लाउड्स के टाइप, यानी क्लाउड्स के भी फॉर्म, उसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, तो क्लाउड और उसके फॉर्म्स को भी आप जान सकते हैं। तो डिफरेंट क्लाउड्स को मैंने बताया हुआ है। तो जो हायर अल्टीट्यूड्स के क्लाउड्स होते हैं, खास करके उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फ्रीजिंग फॉर्म में होते हैं, यानी कि आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। और जब ये गिरना शुरू करते हैं अर्थ पे, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग और जो आइस क्रिस्टल है उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये स्नो हो गया या हेल हो गया, इस फॉर्म में ये गिरने लगते हैं अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर हमारा जो डिफरेंट लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसमें डिफरेंट टेम्परेचर जो है वो लेयर वाइज, अल्टीट्यूड वाइज वेरी करता रहता है। इसी वजह से हायर अल्टीट्यूड्स में हमें आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में ज़्यादा हमें क्लाउड्स या फिर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि प्रिसिपिटेशन किस फॉर्म में हो। वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वो हेल के फॉर्म में भी हो सकता है, वो स्नो के फॉर्म में भी हो सकता है। आखिर ये जो फॉर्म है वो एक दूसरे से किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब हम इसको जानेंगे। तो आई विश कि आपको ये जो प्रिसिपिटेशन का प्रोसेस है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रिसिपिटेशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्म, जिसे हम रेन कहते हैं, बारिश कहते हैं, वर्षा कहते हैं। ऑलरेडी इसके बारे में हम सबको पता है कि सरफेस पर, ये अर्थ सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स के
फॉर्म में प्रिसिपिटेट होता है। यानी कि रेन प्रिसिपिटेशन का वो फॉर्म है जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ज़मीन पर गिरता है, और इसका जो एक्चुअल रियल साइज़ है दोस्तों वो थोड़ा स्फेरिकल होता है, ठीक है, गोल गोल करके इसका जो रियल साइज़ है वो होता है। और यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है कि कार्टून पिक्स में हमने देखा है कि रेन जो है एक टीयर्स ड्रॉप की तरह देखने को मिलता है, ठीक है, एक टीयर ड्रॉप इस तरीके से रहता है, तो उस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है। लेकिन एक्चुअल में ये कैसा है दोस्तों, ये स्फेरिकल है, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में ये हमें देखने को मिलता है। तो रेन प्रिसिपिटेशन का फॉर्म है वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। जब हमारा प्रिसिपिटेट होना स्टार्ट होता है, फॉर्म होता है वाटर ड्रॉपलेट्स, यही होता है रेनफॉल। अब हम लोग बात करते हैं हेल की, जिसे हम ओला बोलते हैं, ठीक है, बर्फ का पड़ना या पत्थर का पड़ना, ठीक है। क्यों इसे हम कहते हैं, इसे हेल स्टोन कहा जाता है। स्टोन का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक। तो ये पत्थर की तरह ही होते हैं, जमे जमे, जो एक्चुअल में ये आइस क्रिस्टल होते हैं। होता क्या है दोस्तों कि एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स होती है, इसमें ऊपरी लेयर्स हमारा ठंडा होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस में रहता है। तो माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आइस क्रिस्टल के फॉर्म में लेयर्स में क्या होते हैं, जमा होते हैं। यहाँ से तो हम लोग देख रहे हैं कि एवापोरेशन हो ही रहा है, और एवापोरेशन हो रहा है। जब ये ऊपर के लेयर में जाता है तो ये सब क्या होते हैं, ये सॉलिडिफाइंग होने लगते हैं, कंडेंस होने लगते हैं, और इस टेम्परेचर में आकर यहाँ पर आकर क्या करते हैं, यहाँ पे और ज़्यादा ये लेयर्स पे लेयर्स बनाने लगते हैं। यानी छोटे छोटे जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं उनका लेयर्स जो है यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। और जब ये एक हैवी लेयर बन जाता है, तो जब ये एक हैवी लेयर बन जाता है और यहाँ पे ये होल्ड नहीं हो पाता है, तो बहुत ही तेज़ी से ये गिरता है, ठीक है, ये बहुत ही तेज़ी से गिरता है, तो ये पत्थर के फॉर्म में गिरने लगता है। तो पत्थर नहीं होता दोस्तों, लेकिन ऐसा लगता है कि पत्थर है, ये इतने बड़े बड़े साइज में होते हैं कि ये पत्थर रहता है। एक्चुअल में ये फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल स्टोन कैसे होते हैं दोस्तों, ये हार्ड होते हैं, ठीक, ये हार्ड होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और जो अपर पार्ट है क्लाउड का, वहाँ पर जाके ये फ्रीज होने लगते हैं। तो फ्रीज होने की वजह से ग्रेविटी जो है इसे नीचे खींच लेती है, तो छोटे छोटे ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, और एक साथ जब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं तो ये नीचे आ जाते हैं, प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में गिरने लगते हैं। तो ये आइस क्रिस्टल होते हैं जो हैवी हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल स्टोन्स आर जस्ट कलेक्शन ऑफ फ्रोजन वाटर ड्रॉपलेट्स। ये सिंपल अगर डेफिनेशन बोला जाए तो ये फ्रोजन वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। जब बहुत सारे फ्रोजन जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट कर जाते हैं, और हैवी होने की वजह से तेजी से नीचे की ओर गिरने लगते हैं, तो ये हेल स्टोन कहलाते हैं। ये साइज में रॉक की तरह होते हैं, ठीक है, इनकी साइज भी दोस्तों थोड़ी बड़ी बड़ी भी हो जाती है। जैसे देख सकते हैं आप कि ये जो है 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 cm की भी 6 इंच की भी इसकी साइजेस हो सकती है। एक जो स्केल होता है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, सोचिए उतने बड़े बड़े भी पत्थर होते हैं। ये अगर बाहर बरसात के टाइम में कार पे गिरने लगे तो कार के जो स्क्रीन है उसको डैमेज कर देंगे, और अगर ये सिर पर गिरा ना दोस्तों, तब तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके सिर पर भी एक हेल स्टोन बन सकता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हेल फॉलिंग हो उस दौरान हम घर से बाहर नहीं निकले। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो हेल फॉलिंग है ये हमारे एग्रीकल्चर को हेल्प कर देती है। कैसे हेल्प बना देती है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे एक बैड इम्पैक्ट होता है। ये सफ़ेद पत्थरों के जो चादर से हैं ये हमारे एग्रीकल्चरल प्लॉट पे जब बिछ जाते हैं तो एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान होता है, और इससे हमारा जो एग्रीकल्चरल इकनॉमी है वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो देख सकते हैं कि ये हेल जो है ये वाकई में हेल्प करने वाला ही प्रिसिपिटेशन का फॉर्म है। अगर हम लोग नेक्स्ट प्रिसिपिटेशन के फॉर्म के बारे में बात करें, ये बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि हमने देखा कि इस जो हेल फॉलिंग है ये हमारे इकनॉमी को कहीं ना कहीं हेल्प कर देता है, डैमेज कर देता है, और चोट भी इससे ज़बरदस्त लगने वाली है। हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये जो बर्फ़ की पत्थरबाजी है इसको कोई एंजॉय नहीं कर सकता है। बस घर से या विंडो से देख सकते हैं हम लोग कि मतलब क्या है, हम खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। लेकिन स्नो, ये प्रिसिपिटेशन का सबसे खूबसूरत, मैं कहूँगी ये सबसे खूबसूरत फॉर्म है, और ये हमारी इकनॉमी को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि ये टूरिज़्म को प्रमोट करता है। तो टूरिज़्म को प्रमोट करने की वजह से जो स्नो है दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, हमारी इकनॉमी को भी कहीं ना कहीं हेल्प कर जाता है। और ये प्रिसिपिटेशन का कौन सा फॉर्म है, आइस क्रिस्टल का फॉर्म है। देखिए हेल और स्नो में अंतर आप लोग जान ही चुके होंगे, क्योंकि हेल काफ़ी ज़्यादा ये हार्ड होता है, ठीक है, और इंडिविजुअल ये बिखरे बिखरे फॉर्म में होते हैं, ये चिपकते नहीं हैं आपस में। जबकि स्नो बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सी होता है और बहुत स्टिकी होता है। ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ये हालांकि इंडिविजुअल क्लाउड से तो गिरते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ ये स्टिक कर जाते हैं, उनके साथ चिपक जाते हैं, और बहुत ही हल्के और मतलब बहुत ही लेस वेटेड ये आइस क्रिस्टल होते हैं। और पूरा का पूरा जो
सीन है दोस्तों, बड़ा मज़ेदार कर देते हैं। और इसमें देखिए होता क्या है कि ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चाहिए, और नीचे यानी जो ग्राउंड है यहाँ पर भी टेम्परेचर माइनस में ही चाहिए, ठीक है। तो ऊपर का टेम्परेचर भी माइनस में है, नीचे का टेम्परेचर भी माइनस में ही है। जबकि हेल में हम लोगों ने क्या देखा था, ऊपर का टेम्परेचर माइनस में था लेकिन नीचे का टेम्परेचर माइनस में नहीं था। हालांकि उसका माइनस प्लस से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, इसीलिए भी बता रही हूँ क्योंकि हेल में होता क्या है, नीचे याद रखना तो है ही कि नीचे वहाँ पे टेम्परेचर प्लस में है और ऊपर की तरफ टेम्परेचर माइनस में है। और ज़रूरत से ज़्यादा जो आइस ड्रॉपलेट्स हैं वो जब इकट्ठे हो जा रहे हैं लेयर्स पे और जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसे होल्ड नहीं कर पा रही है, तो वो सीधा तौर पे गिरना शुरू कर दे रहे हैं, तो वो हेल फॉलिंग हो जा रही है। जबकि स्नो जो है बहुत ही धीरे धीरे बड़ी धीमी गति से नीचे की ओर गिरना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं। नीचे का भी टेम्परेचर माइनस होता है, ऊपर का भी टेम्परेचर माइनस होता है। इसीलिए आपको ज़्यादातर करके स्नो फॉलिंग हमेशा उस जगह पे देखने को मिलेगी जहाँ ग्राउंड का टेम्परेचर भी माइनस में बना हुआ रहेगा। तो इस तरीके से आपने जान लिया होगा कि स्नो क्या है और हेल क्या है, दोनों में आप अंतर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जो स्नो फ्लैक्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जबकि हेल आपको पता ही है कि ये बहुत ही ज़्यादा भारी होते हैं, ये एकदम से टफ। अब हम लोग एक और प्रेसिपिटेशन के टाइप के बारे में बात करें तो इसे स्लीट कहा जाता है। स्लीट होता क्या है दोस्तों, ये जान लीजिए। यहाँ पे टेम्परेचर है माइनस में, यहाँ पे टेम्परेचर हो जा रहा है प्लस में, ठीक है, फिर यहाँ पे टेम्परेचर हो जा रहा है माइनस में, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि ऊपर की जो लेयर है यहाँ पर तो सीधी सी बात है कि सब्लिमेशन की वजह से यहाँ पे आइस क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है। इतना ठंडापन रहता है कि डायरेक्ट फॉर्म चेंज हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट जो वाटर वेपर है ये सॉलिड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सॉलिड लेयर मिल रहा है हमें आइस का। फिर जब ये आइस जब नीचे की ओर गिरने लगते हैं तो होता क्या है दोस्तों कि एक ऐसा लेयर मिलता है जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा गर्म होता है, ठीक है। कंपैरिजन ऊपर और नीचे वाले में देखें तो टेम्परेचर कैसा होता है, गर्म होता है। अब यहाँ तो ये पत्थर की तरह गिरना शुरू हुए थे, यानी कि आइस क्रिस्टल में इन्होंने बरसना शुरू किया था। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर चूंकि थोड़ा सा गर्माहट लिए हुए है तो ये आइस क्रिस्टल क्या होते हैं, ये ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये रेनफॉल बन रहे हैं क्योंकि ड्रॉप में जब प्रेसिपिटेशन होता है तो उसे हम रेनफॉल कहते हैं। तो ये यहाँ पे रेनफॉल में करते हैं। लेकिन जब ये ग्राउंड में पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले एक बीच में ठंडी लेयर मिल जाती है, ठीक है। तो एक इनको ठंडी लेयर मिल जाती है, वो लेयर क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट से कम होती है या फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होगी, तभी तो ये जमेगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे जो आइस की क्रिस्टल्स थी ये इस लेयर में आके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई और फिर ये ड्रॉपलेट्स नेक्स्ट लेयर में जाती है, जो नेक्स्ट लेयर फ्रीजिंग पॉइंट पर है आपका बना हुआ। यहाँ पर ये फिर क्या करती है, जम जाती है, ठीक है। तो फिर जम के ये क्या करती है, यहाँ पर बरसना शुरू कर देती है, ठीक है। तो यानी कि ग्राउंड पे ये बरसना शुरू कर देती है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम स्लीट कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि पहले जो आइस है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में हुआ और फिर वो आइस बन गया और तब जाके वो ग्राउंड पे प्रिसिपिटेट हो रहा है, तो इसी को हम स्लीट कहते हैं, ठीक। तो रेन दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड बट फ्रीजिंग बिफोर इट रीचिंग द ग्राउंड इज कॉल्ड स्लीट या आइस पेलेट्स, ठीक है। तो इसे ही हम स्लीट कहते हैं क्योंकि ग्राउंड में पहुंचने से पहले तक ये क्या हो जाते हैं, फ्रीजिंग हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अनलाइक स्लीट विच इज लिक्विड व्हेन इट फॉर्म्स एंड फ्रीजिंग एज इट फॉल्स टू अर्थ, जब ये अर्थ पर गिरते हैं उससे पहले ये फ्रीज्ड हो जाते हैं। जबकि हेल फॉल क्या होता है दोस्तों, ये स्टोन ऑफ सॉलिड आइस होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होता है। आप हेल के बारे में जान ही चुके होंगे, ज़्यादा ही ये स्ट्रांग होता है, ज़्यादा हार्ड और टफ होता है। अगर हम नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन के फॉर्म के बारे में बात करें तो इसे ग्रेफल्स बोलते हैं। तो ग्रेफल एक्चुअल में होता क्या है, तो ये हेल स्टोन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हेल स्टोन तो काफ़ी पेनफुल होता है, लेकिन ग्रेफल्स जो हैं ये बहुत ही छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स होते हैं जो कि पेनफुल नहीं होते हैं। हालांकि ये साइज़ में कुछ बड़े भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी उस तरीके का हार्डनेस इनमें नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये हेल फॉल और जो स्नो है उन दोनों के बीच का कोई एक प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है, उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं कि ये स्नो फ्लैक्स से तो टफ होते हैं लेकिन हेल स्टोन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं। दिस हैपेंस व्हेन स्नो इज मेल्टेड एंड प्रेसिपिटेशन फॉर्म्स अराउंड द स्नो क्रिस्टल्स, ठीक है। तो
आप इसको इस समय इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल दिखने में लग रहा है कि स्नो फ्लैक्स होगा, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये छोटे छोटे से यहाँ पे आइस के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो ये आइस के क्रिस्टल्स हैं, ये जब एक साथ बिछते हैं तो स्नोफॉल जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन गिरते टाइम ऐसा लगता है हेल फॉलिंग हो रही है, और ये पेनफुल बिल्कुल नहीं होते और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। मतलब छोटे छोटे ये पत्थरों के जो छोटे टुकड़े होते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ कि ये एक्चुअल में होता क्या है। आप लोगों ने वो ठेले पे गोला खाया होगा ना, गोला वाला आइसक्रीम, तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि जो आइस है, आइस के फॉर्म को आप ले लीजिए हेल स्टोन, तो वो तो काफ़ी हैवी होते हैं, बहुत ही सॉलिड होते हैं, वो अगर लगेंगे तब तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। लेकिन अगर आप आइस को उस तरीके से क्रश कर देते हैं तो आप देखते हैं ना गोला किस तरीके से है। तो वो गोला वाला जो फॉर्म है ना दोस्तों, वो नेचुरली अगर होता है ना, ये गोला तो मैन मेड होता है ना, लेकिन ये जो नेचुरली होता है ना, इसी को आप ग्रेफॉल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बड़ा अच्छा गोला वाला एग्जाम्पल मुझे सडनली याद आ गया। तो आप आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि ग्रेफॉल्स किस तरीके के प्रिसिपिटेशन के फॉर्म होते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा टॉपिक था जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के लिए नहीं, साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है। और साथ ही हम देखते हैं कि ये जो प्रिसिपिटेशन है और इसके फॉर्म है, ये हमारे आसपास होने वाली घटनाएं हैं, आसपास होने वाला ये एक नेचुरल फेनोमेना है, तो इसकी भी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। तो आई थिंक कि मैं इस लेक्चर को आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों लेक्चर के PDF आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, और अच्छा लगेगा अगर आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं। थैंक यू।